Assalamualaikum. Welcome to this revision video on work, energy and power. Right. So without further ado, let's get started. सबसे पहले हमारे पास क्या बताती है, वर्क डन आ जाता है. वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्स और वो डिस्टेंस लेंगे जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में मूव हो रहा है. ठीक है, और कोई सा डिस्टेंस नहीं दे सकते. देखो यहाँ पे हमारे पास अगर फोर्स राइटवर्ड है तो मैंने जो है वो वही देखो राइटवर्ड फोर्स है तो मैं जो डिस्टेंस ले सकता हूँ वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले सकता हूँ. राइट. सो देयरफॉर आप देख सकते हैं यार, देखो ये वाली फोर्स और हमने इतना डिस्टेंस मूव किया s, तो मैंने फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दिया. वर्क डन का फॉर्मूला. अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझने की. सबसे पहली बात क्या है, इफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड इन सेम डायरेक्शन देन इट इज वर्क डन बाय द फोर्स. व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ बेटा मुझे वर्क डन निकाल दो इस f वाली फोर्स का, तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे फोर्स इंटू डिस्टेंस करके. देखो सर ये वाला फोर्स है, ठीक है जी, और हम इसी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये ऐसा आ गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दिया. राइट. ये वाला वर्क डन कहलाएगा पॉजिटिव वर्क एंड इट विल बी कॉल्ड वर्क डन बाय द फोर्स. क्या कहलाएगा? वर्क डन बाय. ये काम इस फोर्स ने किया, ठीक है जी, क्योंकि इसने कहा राइटवर्ड जाओ और आप राइटवर्ड ही मूव किए. अच्छा, लेकिन हमारे पास कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी फोर्स और डिस्टेंस की लाइन ऑफ एक्शन तो सेम हो, यानी दोनों हॉरिजॉन्टल तो हो लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं बेटा इस फ्रिक्शन का वर्क डन बता दो, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है लेकिन जो डिस्टेंस मूव हुआ है वो राइटवर्ड है. तो क्या हो जाएगा? आप निकालेंगे तो उसी तरह फ्रिक्शन इंटू डिस्टेंस करके, लेकिन ये नेगेटिव वर्क आएगा, ये वर्क डन अगेंस्ट आएगा. इट विल बी नेगेटिव वर्क और इट विल कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ये लॉस हो जाएगी, सारी एनर्जी जाया हो जाएगी. अच्छा, नंबर 3. दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि भाई देखो अगर आपकी फोर्स और डिस्टेंस क्या है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो जाहिर बात है फिर वर्क डन नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ बेटा मुझे जरा वेट और इसका निकाल दो वर्क डन, तो मैं आपको बोलूँ वर्क डन बाय वेट, तो आप क्या बोलोगे? आप जो है वो बोलोगे सर देखो वर्क डन बाय वेट इज जीरो, क्योंकि हम मूव हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, वेट वर्टिकल है तो वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं कर सकती है. ठीक है, तो ये बातें जो है वो दिमाग में रखना. फिर पॉजिटिव नेगेटिव शोज इन वेक्टर्स द डायरेक्शन. ठीक है, जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं एंड हमने मोमेंटम में देखा भी था जब हमने काइनेटिक एनर्जी की चेन निकाली थी कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव देखें तो वो हमें गेन या लॉस बता रहा होगा. यानी अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है एनर्जीज का तो दैट इज अ गेन इन एनर्जी, अगर माइनस में आ रहा है तो आपको बता रहा है कि आपकी एनर्जी लॉस्ट हो गई है. राइट. फिर एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब आपकी फोर्स और सॉरी जब आपकी फोर्स कांस्टेंट है. राइट. व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट देन ओनली दिस formula is going to work. If it is not constant, then the examiner will give you the graph. And one very prominent example in your course is the force extension graph, deformation in solids. ठीक है, Hooke's law. तो इसमें देखो force is not constant with regards to the distance moved. Right? So फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम area under the graph ले लेते हैं, and since the area under the graph is always a triangle, so you can derive the elastic potential energy as this. It is going to be half into base into height. So let's say this is some value x and let's say that is some corresponding value of f. So you can get the elastic potential energy का formula that it is going to be half into f into x. ठीक है, और आप जो है वो अगर f की जगह kx डाल दो यानी स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन या कंप्रेशन डाल दो तो आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा. वो हम डिफॉर्मेशन सॉलिड्स भी देख लेंगे. राइट. लेकिन ये बात याद रखना कि अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो आपको हमेशा एग्जामिनर ग्राफ देगा और आपने फिर एरिया इन द ग्राफ ही इस्तेमाल करना है. क्यों एरिया? बिकॉज दीज बोथ आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लिकेशन मींस एरिया. राइट. ओके, देन वी हैव टाइप्स ऑफ एनर्जीज. सबसे पहले हमारे पास दो मेन क्लासिफिकेशन है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट. स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं? पोजीशन इन अ फील्ड हो सकती है या फिर डिफॉर्मेशन हो सकती है. राइट. इसी से अब अगर मैं आपको बोल लूं मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन बता, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट या पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड. बस आपने स्टेट को स्पेसिफाई कर देना है. ये देखो मैंने यहाँ पे यही किया. सो एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन स्लैश हाइट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर मैं आपको बोल दूं इलास्टिक पोटेंशियल तो आप क्या करोगे? आप जो है वो ये करोगे, जो है वो एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिफॉर्मेशन. खत्म. और मैंने इसकी जो है वो डेरिवेशन आपको ऑलरेडी क्या करवा दी है? ऊपर करवा दी है.
राइट तो ये आपके पास ये दो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज हैं कोर्स के अंदर एएस के. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. आई हैव ऑलरेडी डन द डेरिवेशन फॉर दिस अबव. मैं आपको अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेरिवेशन दिखा रहा हूँ. हम सब ने देखा है वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. राइट फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट्स द फोर्स. द फोर्स इज वेट. सो देयरफॉर आई विल टेक द फोर्स एज वेट. डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा. जाहिर बात है वेट वर्टिकल है तो वर्टिकल हाइट ले लूंगा, हाइट हो गया. और ये अब वर्क डन क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा फॉर्मली और लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी बन जाएगा. अब मैं आपको बोलूँ बेटा मुझे ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला दे दो जो आपका जाना पहचाना है, तो वेट को बस आपने ओपन करना है mgh से. तो ये आपके पास बन गया आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी फॉर्मूला. मैं आपको बोलूँ बेटा मुझे डेल्टा जीपी बता दो, तो आप डेल्टा जीपी कैसे बताओगे, mg डेल्टा एच से बताओ. ठीक है, बिकॉज m और g क्या है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं. तो सिर्फ और सिर्फ चेंज आपके हाइट में ही आ रहा होगा. तो ये आ गया आपके पास जीपी के फॉर्मूलाज. इलास्टिक पोटेंशियल you have already done above. Then we have got kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट कैसे है पोटेंशियल एनर्जी से. पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे. डिग्री काइनेटिक डिपेंड करती है वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट. ठीक है, जैसे लिखवाई है वैसे ही याद कर लो, तो गारंटीड है मार्क्स एग्जाम में. इसकी भी डेरिवेशन कोर्स में. तो अब हम इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं ये देख लो. ठीक है, इसमें मैंने जो आपको डायग्राम दी हुई है उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि भाई एक ऑब्जेक्ट है मास m का जिसकी इनिशियल स्पीड u थी, और फिर हमने इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके उसको एक डिस्टेंस s मूव करवा के हमने जो है वो इसकी स्पीड v कर दी है. राइट नाउ वी नीड टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. राइट सो लेट्स डू दिस जल्दी से. सबसे पहले देखो, अगर मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, आई एम अप्लाइंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. राइट बिकॉज f is directly proportional to acceleration, so f is constant, acceleration will also be constant. Okay, then जो है वो हमारे पास देखो यहाँ पे जितने भी हैं ना एनर्जीज उनकी डेरिवेशन कैसे होती है, इसी इससे होती है. सो अगर मैं आपको बोलूँ ग्रेविटेशनल एनर्जी, आपने देखो आपने ये अप्लाई कर लिया. मैं आपको बोलूँ इलास्टिक पोटेंशियल थी तो आपने यही अप्लाई करना था, बस क्या था फोर्स कांस्टेंट नहीं तो आपने एरिया अंडर ग्राफ ले लिया. काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन इसी बात से ही स्टार्ट होगी. पहले आप इससे बात शुरू करोगे, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस से. राइट अच्छा मैं जो हूँ वो इसको नीचे लिख रहा हूँ इधर, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस से लिख लोगे. अच्छा अब ये देखो मैं जो हूँ वो फोर्स को कैसे खोल सकता हूँ, आई कैन ओपन फोर्स बाय मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस. अब आपकी मर्जी है बेटा, अब आप चाहे डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट करना चाहो या एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करना चाहो, इट इज अप टू यू. आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एक्सेलरेशन. हाउ, आई एम गोइंग टू यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन. देखो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a पता है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक कन्वेंशन बना रहा हूँ राइटवर्ड्स, और मैं जो हूँ वो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन इस्तेमाल करूँगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सब कुछ राइटवर्ड, सब कुछ पॉजिटिव में आ गया. और फिर मैं एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई s. एंड नाउ आई कैन प्लग दिस इन ओवर हियर. सो द वर्क डन विल इक्वल टू मास इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर s इंटू s. ठीक है, सॉरी ये 2 रह गया इधर, 2 भी नीचे डिवाइड में जाएगा तो 2s हो जाएगा. सो ये 2s हो गया. अब इसको सॉल्व कर लो. ठीक है जी, सो ये s और ये s कैंसिल हो गया. आपके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी का नीचे ही लिख लेते हैं. ठीक है, आपके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया. इट इज़ गोइंग टू बी हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, ये 2 यहाँ आ गया हाफ की तरफ. सो ये आ गया. ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली किसका है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज का है. राइट अगर मैं आपको बोलूँ जो है वो मुझे बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो, तो आप क्या कर दोगे, आप जो है वो u की जगह 0 डाल दोगे तो हाफ m v स्क्वायर आ जाएगा. सही है. अच्छा दूसरी बात जो है वो इसमें जो आपने बात समझनी है, वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं. वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करें, वो क्या करते हैं, वो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर करते हैं. ये बात याद रखना कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज नेवर इक्विवेलेंट टू v माइनस यू होल स्क्वायर. ये क्या बोल रहे हैं भाई, पहले दोनों को इंडिविजुअली स्क्वायर करो फिर सब्ट्रैक्ट करना. राइट दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना, वरना अच्छा वाला सवाल जो है वो क्या हो जाएगा, गलत करके आ जाओगे बिला वजह में. अब आ जाते हैं ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो इसको मैं प्रॉपर्ली आपको जो है वो थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा. इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक सवाल तो गारंटीड इसका होता ही होता है P2 में. फॉर अ क्लोज सिस्टम द टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी आपकी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है. याद रखना ये प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल में हमेशा आप पहले कंडीशन लिखते हैं, ये इसकी कंडीशन है और ये इसका असली स्टेटमेंट है. फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. अब इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं. पहले हम इस तरीके से देख लेते हैं. ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई देखो आप सिंपली ये करो, आप एक पॉइंट की एनर्जी बराबर कर दो दूसरी पॉइंट की एनर्जी. क्या मतलब है इस बात का, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं.
क्या बोला हुआ है, अ बीड इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी, यानी बोला हुआ है क्या, वुप्स, हाँ, आपकी जो यहाँ पे वेलोसिटी है स्पीड पी की वो जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पेस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड स्लाइड्स अलोंग अ वायर एज शोन, स्लाइड करता है यहाँ तक आ जाता है। द ट्रैक लूप्स अराउंड एंड फॉर्म्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर एट पॉइंट क्यू, द बीड हैज अ स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन ऑन द वायर आर नेग्लिजिबल, व्हाट इज द हाइट h फ्रॉम विच द बीड इज रिलीज्ड। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो मैं इसको सॉल्व ऐसे कर सकता हूँ, मेरे पास इनिशियली जो है वो इस बीड पी की हाइट है, राइट, सो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है लेकिन मेरे पास जीपी होगी, आई डू हैव जीपी, मेरे पास यहाँ पे जीपी है। अच्छा इधर क्या क्या होगा, इधर हाइट भी है 40 सेंटीमीटर की, सो आई हैव जीपीई, एंड मेरे पास स्पीड भी है तो आई हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल, मेरे पास दोनों चीजें हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ देखो भाई एनर्जी एट पॉइंट पी विल इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट क्यू, ये कर लिया हमने, पॉइंट वन इक्वल टू पॉइंट टू कर दिया। एनर्जी एट पी क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, जीरो है, तो वो छोड़ दो, जीपी है बस, जीपी क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी इसका मास दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है ना इस बॉल का, सो हम क्या करते हैं, हम m इंटू 9.81 और इसकी हाइट h ले लेते हैं। अच्छा अगर कभी एनर्जी के क्वेश्चंस में मास नहीं दिया हुआ तो परेशान नहीं हुएगा, ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, अभी आपको दिखाता भी हूँ मैं। एनर्जी एट क्यू क्या हो जाएगी, पहले जीपी ले लेते हैं, सो m इंटू 9.81 और इसकी हाइट क्या है 40 सेंटीमीटर है, सो 40 इंटू 10⁻⁻², और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये 1.4 की स्पीड दी हुई है, सो प्लस हाफ m एंड देन 1.4 का स्क्वायर, ये आ गया। अब m m m कैंसिल हो गया क्योंकि तीनों में आ रहा था, सब कुछ हटा दिया मैंने। अब मुझे हाइट h निकालनी, तो क्या हो जाएगा 9.81 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻² प्लस 1/2 इंटू 1.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 9.81 मुझे इस साइड पे जाके डिवाइड करना है, सो जो है वो 9.81 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, 9.81 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻² प्लस 1/2 देन 1.4 का स्क्वायर देन 9.81 से डिवाइड, तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया है h का, इट इज 0.50 मीटर, राइट, 0.4999 समथिंग कुछ करके आ रहा है, तो मैंने जो है वो उसको 0.450 मीटर्स कर दिया। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको पहला मेथड दिखा दिया, काफ़ी दफ़ा ये आसान होता है, आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए मैं, तो आपने दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या कर लिया, आराम से सॉल्व कर, लेकिन काफ़ी दफ़ा ये पॉसिबल नहीं भी होता है। ठीक है, कभी कभार पॉइंट्स का नहीं पता होता सही तरह या उस तरह से इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अब हम ये वाली इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहती है, ये कहती है भाई जितनी एनर्जी आप इनपुट करोगे सिस्टम में वो बराबर होगी जितनी एनर्जी आपको मिलेगी आउटपुट में प्लस द लॉसेज। जाहिर बात है जितनी इनपुट कर रहे हो वो सारी की सारी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ ज़ाया हो जाएगी, तो वो भी हमने राइट हैंड साइड पे लिया है। अब इनपुट एनर्जीज कैसे पता लगती हैं, वो एनर्जीज जो कि वर्क डन बाय थे, ठीक है, जहां पे फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन दोनों की सेम थी तो वर्क डन बाय, या फिर वो एनर्जीज जो कि डिक्रीज करी वो ई इनपुट में जाएंगी। नंबर टू, ये आउटपुट क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट, वो वाली फोर्सेस जिनका डायरेक्शन डिस्टेंस के ऑपोजिट था, यानी जो वर्क डन अगेंस्ट बने वो, और या फिर वो एनर्जीज जो कि इंक्रीज कर गई वो क्या होंगी, वो आपकी आउटपुट साइड में जाएंगी। एंड इस चीज का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने बार लगाई हुई है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करो, साइन को इग्नोर कर दो, राइट। वो क्यों, देखियो भाई एक साइड पे लॉसेज ही आएंगे, ऑब्वियसली एक साइड का आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा क्योंकि जाहिर बात है वो डिक्रीज हो रही है, वो तो सिस्टम के अंदर जा रही है, और एक साइड का आंसर पॉजिटिव में आ रहा होगा क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है, वो सिस्टम से बाहर मिल रही है। हमारा मकसद इस नेगेटिव पॉजिटिव को इक्वेट करना नहीं है, हमारा मकसद ये है ये जो वैल्यूज हैं जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनको इक्वेट करना, हमें पहले से पता है वो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, सो उस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे होते हैं, हम जो है वो क्या कहते हैं साइंस को नहीं लेंगे इस इक्वेशन। अब इसको देखो हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं जो हूँ वो इस पे आता हूँ और इसको डिस्कस करूँगा, या बहुत गोल्डन बातें लिखी हुई हैं, लेकिन पहले एक नीचे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ और फिर उसको डिस्कस करने के बाद मैं आपसे ऊपर ये सारी बातें डिस्कस करूँ। क्या लिखा हुआ है, अ बॉल ऑफ मास 0.42 kg ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा जी, एक बिल्डिंग थी, रूप्स बिल्डिंग थी, बिल्डिंग ओके, बिल्डिंग आ गई, फिर क्या है, इस बॉल का मास जो है वो 0.42 kg है, और क्या कर दिया हमने, इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है।
द बॉल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0 थी, रेस्ट से गिरी थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 78 मीटर टू द ग्राउंड, ओके, ये 78 मीटर क्या करती है, ग्राउंड तक आके गिर जाती है, ओके। Air resistance is significant so that the ball reaches a constant terminal velocity before hitting the ground. The ball hits this ground with a speed of 23 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है, तो बॉल कहीं बीच रास्ते में टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी और फिर इसी वेलोसिटी से क्या करेगी, ग्राउंड पे जाके लग जाएगी। सही है। अब कैलकुलेट फॉर द बॉल फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द ग्राउंड द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल। अच्छा, जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको ये बताए डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और एग्जामिनर की बात पे कभी यकीन नहीं करना, ठीक है जी। एग्जामिनर की बात पे कभी यकीन नहीं करना, वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो खुद वर्कआउट करो ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। देखो भाई, मेरी जीपी क्या कर रही है, मेरी हाइट डिक्रीज कर रही है ना, मैं ग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ, माई हाइट इज डिक्रीजिंग, सो माई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, राइट। इस तरीके से अंदाजा करना है खुद। एग्जामिनर ने हो सकता है कभी दिया हुआ हो, कभी गलत दिया हुआ हो, कभी नहीं दिया हुआ हो, तो आपने खुद डिड्यूस करना है। इफ द हाइट इज डिक्रीजिंग द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा mg डेल्टा h, ठीक है, ये डेल्टा gp आ गया। सो क्या हो जाएगा, m इज 0.42, g इज 9.81, और हाइट क्या है, हाइट जो है वो हमारे पास 78 मीटर्स है। सो लेट्स कैलकुलेट 0.42 इंटू 9.81 इंटू 78। मेरे पास आंसर आ रहा है 321, ठीक है, 321.3756। टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट 320 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या है, द इंक्रीज इन करंट, ये कैसे बदलेगा, इंक्रीज ही हुई है। देखो कभी भी इसकी बात पे नहीं आना, खुद देखना है कैसे अंदाजा करोगे। भाई मेरी वेलोसिटी इंक्रीज करिए, 0 से 23 चली गई ना, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करिए, तो ये बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंक्रीज ही करी है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो डेल्टा के क्या हो जाएगी, डेल्टा के हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो हाफ इंटू 0.42, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज 23, सो 23 स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 0 स्क्वायर ये आ गया। सो 0.5 इंटू 0.42 इंटू 23 का स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ गई 111.09। इसको भी टू सिग्निफिकेंट करते हैं 110। अब क्या होता है, अक्सर बेशतर ये जो सवाल होते हैं ना, वो इसमें एंड करते हैं। वो क्या बोलते हैं आपको, वो ये आपको बोलते हैं कि भाई आप ये बता दो कि आपकी एवरेज रेजिस्टिव फोर्स क्या है। अब देखो उन्होंने आपसे क्या कर ली, जीपी में चेंज निकलवा लिया, करंट के चेंज निकलवा लिया, पूरे क्वेश्चन में सारी जितनी भी चेंजेस आ रहे होंगे वो निकलवा लेंगे। कौन सा चेंज रोक के रखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन रोक के रखेंगे। तो आपको ये नहीं बताएंगे, आपको खुद निकालना पड़ेगा कि मैंने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना किया, राइट। तो कैसे निकलेगा वो, देखो हम अप्लाई करेंगे ये वाली इक्वेशन, ई इनपुट इक्वल टू ई आउटपुट प्लस लॉसेस। मेरा इनपुट क्या है, देखो जो चीज डिक्रीज करी तो मेरा इनपुट क्या होगा, मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो मैंने जो है वो डेल्टा जी पी यहाँ इनपुट में ले ली, ठीक है, डॉट छोड़ देता हूँ। ई आउटपुट क्या होगा, मेरी वो एनर्जी जो कि इंक्रीज करी, मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी है, सो देयरफॉर आई विल टेक द काइनेटिक एनर्जी एज आउटपुट। और लॉसेज, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, हमेशा एक लॉस होगा, तो वो जो है वो आप लॉस पे ले लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी, ड्रैग फोर्स होगी, लेकिन ड्रैग फोर्स बेसिकली फ्रिक्शन ही होती है, फ्लूइड्स की फ्रिक्शन होती है ना। डेल्टा जी पी क्या था, 320 था, डेल्टा के क्या था, 110 था। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल लो पहले। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या आ गया, 320 माइनस 110, तो ये आ गया हमारे पास 210 जूल्स। अब आपको बोलते हैं बेटा जरा फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। सो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कितना क्या, 210, फ्रिक्शन मुझे निकालनी है, डिस्टेंस कितना मूव किया है, डिस्टेंस हमने मूव किया है 78 मीटर्स का, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो 78 मीटर्स, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो, 210 माइनस 78, सॉरी माइनस नहीं, डिवाइड बाय 78, ठीक है। सो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा मेरे पास 2.69 न्यूटन्स की वैल्यू, ठीक है। और जो है वो मैं इसको कितना राउंड ऑफ कर लूंगा, मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ टू सिग्निफिकेंट, राइट। सो आई विल राउंड ऑफ टू 2.7 न्यूटन्स। अब देखो यही करना होता है इन सवालों में, बस यही आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है। एंड में यूजुअली ये सवाल इसी तरह एंड करता है कि आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नहीं बताया होता, तो आप ये वाली इक्वेशन लगा के पहले वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालते हैं और फिर ये अप्लाई करके फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं, राइट। अब इसके हिसाब से मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं आपके लिए ऊपर, देखो
फॉर जीपीई ऑलवेज कंसिडर वर्टिकल हाइट। याद रखना जीपीई के लिए वर्टिकल हाइट होगी। अगर आपको टेढ़ी हाइट दी हुई, टेढ़ी हाइट कभी नहीं लेंगे आप, वर्टिकल हाइट ही लेंगे। यही है असली एच, ये नहीं लेंगे। सही है। अच्छा, फिर मैंने आपको नीचे बता दिया अगर हाइट इंक्रीज करेगी तो जीपीई इंक्रीज करेगी, अगर हाइट डिक्रीज करेगी तो जीपीई डिक्रीज करेगी। इसका बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी बता दिया, स्पीड अगर इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, स्पीड अगर डिक्रीज करे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, राइट। एंड देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैं डिफॉर्मेशन सॉलिड्स में करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोई सवाल नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इधर लिखा हुआ है देखो, अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है जी, तो उस वक्त वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, यानी उसमें वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को वापस रिटर्न कर रहा है, यानी उस पर से फोर्स रिलीज हो रही है, तो फिर उसकी इलास्टिक पोटेंशियल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हमारी जो चेंज इन लेंथ है वो इंक्रीज करे, यानी एक्सटेंशन और कंप्रेशन हो रही है तो ईपी इंक्रीज करेगी, अगर एक्सटेंशन या कंप्रेशन रिलीज हो रही है यानी वापस ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल लेंथ को जा रहा है तो ईपी डिक्रीज करेगी, ठीक है। लास्ट थिंग, फ्रिक्शन के बारे में क्या है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज ऑलवेज अ लॉस, ये बात याद रखना। नंबर 2, फ्रिक्शन एक्ट्स लॉन्ग डिस्टेंस मूव्ड, ठीक है। पहली बात हमने यहाँ पे देखी भाई, फ्रिक्शन हमारा लॉस होगा, तो आप इसको आराम से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। और बाकी ये है कि इन सवालों में जो डिफरेंट होता है ना, जैसे अभी आप देखो हमने ये वाला सवाल सॉल्व किया ना, वर्टिकल हाइट फॉलिंग, सो आई टुक द डिस्टेंस ऑफ द फ्रिक्शन फॉर द वर्टिकल हाइट, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो पूरा रास्ता इसके अलॉन्ग एक्ट कर रही हो। अगर फॉर एग्जाम्पल इंक्लाइन प्लेन का सवाल होता तो यही डिस्टेंस अब मैं क्या लेता, यही डिस्टेंस जो है वो अब मैं ये वाला डिस्टेंस लेता जो मैंने अलॉन्ग द स्लोप मूव किया है, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट करती है अलॉन्ग द डिस्टेंस यू हैव मूव्ड। अगर फॉर एग्जांपल ये कर्व्ड होता तो फिर मैं क्या करता, मैं फ्रिक्शन का वो ये पूरी कर्व्ड लेंथ ले लेता फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन इस पूरा रास्ता क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी। तो बस आपने ये याद रखना है, बस इसमें यही डिफरेंट होता है। आपको मैंने डिक्रीज इंक्रीज देखने का तरीका बता दिया, और मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे जो है वो कौन सी जब डिक्रीज हो रही है, कौन सी भी इंक्रीज करिए तो वो किस साइड पे जाएगी। आपने वो उन साइडों पे डालनी है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालनी होती है, वो जो भी आ रही है आपकी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है जी। और जो है वो बस फाइनली डिस्टेंस जो है वो सोच समझ के लेना होता है, जो भी उस केस का होगा डिस्टेंस, आप वो उस केस का डिस्टेंस ले लेंगे, बस ये है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। पावर is defined as the rate at which work is being done, so we can define it as delta W by delta T, ठीक है। डेल्टा W by डेल्टा T का क्या मतलब है, अगर मैं W और T का एक ग्राफ बना दूं तो इसमें से मेरा जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, वो मेरा पावर होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं डेल्टा T को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दूं, सो मल्टीप्लिकेशन मीन्स एरिया, तो अगर मैं पावर और टाइम का ग्राफ बना दूं तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, मेरा चेंज इन वर्क होगा। सो दिस एरिया अंडर द ग्राफ विल बी द चेंज इन वर्क, राइट। अच्छा, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एफ वी, इसकी डेरिवेशन कोर्स में, तो इसकी डेरिवेशन देख लो, बहुत आसान है। P इक्वल्स टू क्या बोला हमने, डेल्टा W बाई डेल्टा T, हमने ये बोला है ना। W को कैसे खोल सकते हैं, वी कैन ओपन W विद इट्स फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब अगर मैं ये कह दूं मेरी फोर्स कांस्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब वर्क करेगा जब फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं फोर्स को बाहर निकाल सकता हूं, तो ये बन जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी यू ऑलरेडी नो, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी। तो आपके पास पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया, P इक्वल्स टू एफ टी। एंड देन फाइनली हमारे पास एक चीज है विच इज नोन एज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहती है यूजफुल आउटपुट ले लो ऊपर, टोटल इनपुट ले लो नीचे, मुझे निकाल दो, ठीक है। अब वो आउटपुट आप, यानी आप जो भी ऊपर नीचे ले रहे हो वो पावर के टर्म में भी ले सकते हो या एनर्जी के टर्म में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस इसका ये याद रखो कि यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट है। अब वो चाहे ऊपर नीचे पावर डाल दो या ऊपर नीचे एनर्जी डाल दो, नो फर्क विल हैपन, ठीक है। ओके जी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। क्या लिखा हुआ है, अ कार ऑफ मास 1000 kg क्लाइम्स अप अ स्लोप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एज शोन। तो आप देख सकते हैं 1000 kg की कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड पे क्या कर रही है, क्लाइम कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये दी हुई है, कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, यानी मैं इक्विलिब्रियम पे ऊपर चढ़ रहा हूं। गिवन दैट द ग्राउंड प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 2500 न्यूटन्स, फ्रिक्शन हम सबको पता है, हम अगेंस्ट द मोशन मार्क करते हैं। सो मेरे पास जो है वो 2500 न्यूटन्स जो है वो फ्रिक्शन डाउन द स्लोप हो गई। कैलकुलेट द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। अच्छा भाई देखो, हम सबको पता है एक तो फ्रिक्शन है डाउन द स्लोप, दूसरी क्या होगा, दूसरा इसका W साइन थीटा भी डाउन द स्लोप होगा। अब जाहिर बात है अगर ये दोनों चीजें डाउन द स्लोप है तो ये गाड़ी इक्विलिब्रियम में ऊपर कैसे चढ़ रही है,
इसी तरह चल रही होगी जब ये इंजन क्या कर रहा होगा, एक थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड सिंस वी आर इन इक्विलिब्रियम वी कैन से दैट द थ्रस्ट फोर्स विल इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स प्लस W sin थीटा, एंड द थ्रस्ट फोर्स आई कैन वर्क आउट बाय फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 2500, W sin थीटा क्या हो जाएगा, W sin थीटा हो जाएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू साइन 20। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो क्या आ गया 2500 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू साइन 20। तो ये मेरे पास थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आ गई 5855.2176 न्यूटन्स। अब मैंने क्या करना है, मुझे पावर निकालनी इंजन की, क्योंकि इंजन निकाल बना रहा है ये थ्रस्ट फोर्स। तो वो कैसे निकलेगी, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो मैं इंजन की जो फोर्स है, जो थ्रस्ट फोर्स है, वो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बाय द वेलोसिटी। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई 5855.2176 मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी दैट इज 20। सो ये क्या आ रही है, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया। सो ये बन गया 117104। तो हम इसको राउंड ऑफ कितना कर लेते हैं, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 1.2 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 राइट। सो 1.2 इंटू 10 पावर 5 वर्ड्स क्या हो गया, मेरा आंसर बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो वर्क आउट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन गिवन दैट ईच मिनट इट बर्न्स दिस मच अमाउंट ऑफ फ्यूल। हर मिनट क्या कर रहा है, वो इतना फ्यूल जो है वो जला रहा है। सो एफिशिएंसी कैसे निकल सकती है, एफिशिएंसी निकलती है बाय यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट एंड देन इनटू 100। तो यूजफुल आउटपुट क्या हो गया, देखो भाई यूजफुल आउटपुट तो ये है जो एनर्जी वो आपका इंजन आउटपुट कर रहा है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। सो 1.2 इंटू 10 पावर 5 इज द यूजफुल आउटपुट। व्हाट इज द टोटल इनपुट, दैट इज बीइंग इनपुट बाय बर्निंग दिस मच फ्यूल ईच मिनट। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, इसकी पावर क्या होगी, पावर इक्वल्स टू एनर्जी यानी 5 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय द टाइम। टाइम क्या है, ईच मिनट है, तो डिवाइड बाय 60 कर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 5 इंटू 10 पावर 7 डिवाइड बाई 60 कर सकते हैं नीचे, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे टू वर्क आउट द एफिशिएंसी। सो ये आ जाएगी 1.2 इंटू 10 पावर 5 देन 5 इंटू 10 पावर 7 डिवाइड बाई 60 into 100. So we are getting an efficiency of 14.4%, which is very horrible, but it is the efficiency of this car. यानी वो जितना फ्यूल चला रही है उसमें से सिर्फ 14% यूजफुल पावर में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी सारा का सारा कहाँ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। सो दिस इज इट फॉर वर्क एनर्जी पावर। देयर आर नो मोर कॉन्सेप्ट्स इन वर्क एनर्जी पावर। इसको आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर ईयरली पास्ट पेपर्स। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शो सम सपोर्ट, एंड आई विल सी यू ऑल इंशाल्लाह लेटर। अल्लाह हाफिज़।